अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहनाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की जो ACLS की सीरीज़ का जो सेशन है वो है टैकीकार्डिया का एल्गोरिदम के टैकीकार्डिया अनस्टेबल और स्टेबल को हम कैसे अप्रोच करते हैं, हाउ टू अप्रोच द पेशेंट विद स्टेबल और अनस्टेबल टैकीकार्डिया। तो आज हम इस सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि हम इस पेशेंट को कैसे अप्रोच करते हैं। तो नाज़रीन, इस सेशन में मैं स्पेशली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को स्पेशल वेलकम करता हूं कि वो इस सेशन का हिस्सा बने, मेरी वीडियो को देखें। जहां कहीं मिसिंग या एरर हो तो वहां आप पॉइंट आउट कर सकते हैं ताकि मैं उसको करेक्ट करके आपके लिए अच्छी सी प्रोफेशनल वीडियोस बना सकूं जो कि आपके लिए प्रोफेशनल कैरियर्स के लिए भी हेल्पफुल हों। अच्छा नाज़रीन, आज के इस टॉपिक का नाम है टैकीकार्डिया अनस्टेबल और स्टेबल टैकीकार्डिया। अच्छा, जैसा कि आपने देखा होगा कि टैकीकार्डिया मीन के हार्ट रेट जो है ना वो ग्रेटर देन 100 या ग्रेटर देन 100 होगा, 100 या ग्रेटर देन 100 होगा। इसको हम टैकीकार्डिया कहेंगे। एबनॉर्मल फास्टनेस ऑफ हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट का जो है ना वो नॉर्मल रेंज से ऊपर जाना, इसको हम टैकीकार्डिया कहेंगे। अच्छा नाज़रीन, आगे चलते हैं कि आगे मेरे पास साइनस टैकीकार्डिया है। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि ये साइनस टैकीकार्डिया है। साइनस मीन कि ये हमारे जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है उसके मुताबिक है, लेकिन फास्ट हार्ट रेट है। अब कंडक्शन सिस्टम हमारा साइनस एट्रियम नोड से करंट जनरेट होता है और पूरे हार्ट में सर्कुलेट करता है, और ये कंडक्शन सिस्टम तो इंटैक्ट है बट हार्ट रेट इंक्रीज़ है। इसमें सारी वेव्स मौजूद हैं, P भी मौजूद है, Q भी मौजूद है, R भी मौजूद है, S भी मौजूद है, T भी मौजूद है। सारी वेव्स मौजूद हैं और सीक्वेंस भी इंटैक्ट है, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम भी इंटैक्ट है, सीक्वेंस भी ठीक है, लेकिन जो रेट है वो बढ़ा हुआ है। अच्छा, जब भी साइनस टैकीकार्डिया होगा तो ज़रूर इस चीज़ को आप नोट करें कि साइनस टैकीकार्डिया जब भी होगा तो आपने अंडरलाइन काज को ट्रीट करना है। जब आप अंडरलाइन काज को ट्रीट करेंगे तो साइनस टैकीकार्डिया जो है ना वो ट्रीट हो जाएगा। यानी कि साइनस टैकीकार्डिया के क्या रीज़न हो सकता है? फिब्राइल पेशेंट्स हो सकता है, ठीक है। अगर वो फिब्राइल होगा तो उसका टैकीकार्डिया हो, उसको साइनस टैकीकार्डिया हो जाएगा। अगर पेशेंट फ्लूइड लेस होगा तो फिर भी उसको साइनस टैकीकार्डिया हो जाएगा। अगर पेशेंट का आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट फ्लूइड लेस होगा तो फिर भी टैकीकार्डिया हो सकता है। तो इस तरह और भी बहुत सारी रीज़न है। जिस तरह कोई ड्रग अगर उसने ली हो तो फिर भी कोई ड्रग एसोसिएटेड भी टैकीकार्डिया हो सकता है। कोई ना कोई अंडरलाइन काज चल रही होगी जिसकी वजह से जो है ना उसको वो टैकीकार्डिया हो सकता है, साइनस टैकीकार्डिया। और साइनस टैकीकार्डिया कैन बी ट्रीटेबल। अगर हम काज को ट्रीट करेंगे तो साइनस टैकीकार्डिया जो है वो ट्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट रिदम है मेरे पास एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि P वेव नॉट विजिबल एंड रिदम इज इरेगुलर इज कॉल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन। जब हमारे पास जो रिदम होगा वो इरेगुलर होगा। इरेगुलर से हम क्या मुराद लेंगे कि आर का जो इंटरवल है वो उसके जो बॉक्सेस हैं वो इक्वल नहीं होंगे। एक आर इंटरवल में 4 बॉक्सेस आ जाएंगे, सेकंड में जो है ना वो 5 आ जाएंगे, थर्ड में 2 आ जाएंगे। इस तरह ये एक इरेगुलर रिदम होगा। तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे? ये कार्डियो वर्जन का रिदम है, ठीक है। कार्डियो वर्जन का जब भी नाम आए तो एक बात ज़रूर याद रखें कि आपने उसमें एक चीज़ ऐड ऑन करनी है कि सिंक्रोनाइज्ड कार्डियो वर्जन, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड कार्डियो वर्जन, जब भी पेशेंट विद पल्स होगा तो हम उसको सिंक्रोनाइज्ड कार्डियो वर्जन करेंगे। यानी कि पेशेंट को जब भी हमने शॉक देना हुआ तो सिंक्रोनाइज्ड शॉक देंगे। लेकिन शॉक का डिसीजन कहाँ लेंगे ये लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि हमने शॉक कहाँ देना है, मेडिकल कार्डियो वर्जन कहाँ करना है। ये सारे की पॉइंट हैं कि कहाँ हमने डिसीजन लेना है। आगे चलता हूँ नाजरीन, यह है एट्रियल फ्लटर, ठीक है। इसमें भी हार्ट रेट मोर देन 150 टू 180 तक होता है। हार्ट रेट जो है ना 180 तक भी पहुंच जाता है, लेकिन हार्ट रेट 180 से भी ऊपर जा सकता है इसमें। लेकिन ये है कि इसके जो आप इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसके नैरो कॉम्प्लेक्सेस होंगे और सॉ टूथ पैटर्न होगा।
आरे के दांत की तरह इसके जो है ना निशान होंगे, ये बीच में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और नैरो कॉम्प्लेक्सिस टैकीकार्डिया होगा, ये विद पल्स होगा। इसको भी हम मेडिसिन से ट्रीट करेंगे। मेडिसिन से अगर पेशेंट जो है ना अनस्टेबल है तो फिर हम इसको इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन की तरफ जाएंगे। स्टेबल और अनस्टेबल का भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन के कौन सा पेशेंट स्टेबल है, कौन सा पेशेंट अनस्टेबल है। आगे आपने देखा होगा कि सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया है। सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि देयर इज़ नो पी वेव विजिबल एंड पी वेव मर्ज इन टी वेव बिकॉज ऑफ नैरो कॉम्प्लेक्सिस टैकीकार्डिया। जब भी जो आर का इंटरवल है वो क्लोज्ड होगा तो फिर जो पी वेव है वो मर्ज हो जाएगी टी में। जब ये मर्ज होगी तो फिर वो विजिबल नहीं होगी और ये एक नैरो कॉम्प्लेक्सिस टैकीकार्डिया है। तो इसका भी क्राइटेरिया वही है कि अगर ये स्टेबल है तो फिर पेशेंट अगर स्टेबल है तो फिर हम इसको मेडिकल कार्डियोवर्जन की तरफ जाएंगे। अगर अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टेबल और अनस्टेबल पेशेंट में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। हम शॉक का डिसीजन कहाँ लेते हैं, हमारा डिसीजन पॉइंट कहाँ है कि हमने इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करना है या कि मेडिकल कार्डियोवर्जन करना है। पेशेंट अगर हीमोडायनामिकली स्टेबल है, वाइटल उसके इंटैक्ट हैं, पेशेंट के प्रेशर ठीक है, पेशेंट का मेंटल स्टेटस इंटैक्ट है, जीसीएस उसका ठीक है, पेशेंट की SpO2 ठीक है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है। बट पेशेंट को SVT चल रहा है, सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया चल रहा है, लेकिन पेशेंट हमारा हेमोडायनामिकली स्टेबल है, वाइटली स्टेबल है। फिर हम उसको सबसे पहले वैगल मैनोवर्स करेंगे। वैगल मैनोवर्स के बाद फिर हम इसको वाल्सल्वा करवाएंगे। वाल्सल्वा के बाद अगर पेशेंट उसको रिस्पांस नहीं करता, उसको अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो देन हम फिर इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है ना हमारे पास एडिनोसिन है। लेकिन एडिनोसिन की कंट्रा इंडिकेशन ये है या साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ब्रोंको कंस्ट्रक्टर है। अगर COPD या एस्थमेटिक पेशेंट होगा तो उसको हम कभी भी जो है ना एडिनोसिन प्लेस नहीं करेंगे, IV नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि जो एडिनोसिन है वो ब्रोंको कंस्ट्रक्टर है। जब ब्रोंको कंस्ट्रक्टर हम देंगे COPD और एस्थमेटिक पेशेंट को तो उसको ब्रोंकोस्पाज्म और बढ़ेगा और पेशेंट वेंटिलेटर पर चला जाएगा। अगर टाइमली उसको मैनेज किया तो वो वेंटिलेटर पर चला जाएगा। अगर खुदा न खास्ता उसको ना मैनेज किया गया तो वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में चला जाएगा पेशेंट और फिर देन कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। तो इस चीज़ को आपने नोट करना है कि ये की पॉइंट्स हैं, इनको नोट करना है। सेकेंडली बात यह है कि हमने इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन कहाँ करना है। सॉरी, एडिनोसिन पर आता हूँ कि एडिनोसिन की जो फर्स्ट डोज़ है वो 6 mg है, सेकंड डोज़ उसकी 12 mg है, थर्ड डोज़ उसकी 18 mg है। फर्स्ट डोज़ से अगर पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर हम सेकंड डोज़ देंगे। अगर सेकंड डोज़ से रिस्पॉन्ड नहीं किया फिर हम थर्ड डोज़ देंगे। और एडिनोसिन हम रैपिडली पुश करेंगे क्योंकि उसकी हाफ लाइफ 6 सेकंड है। और हम नियर टू हार्ट कैनोला की अप्रोच करेंगे। कैनोला वाइड बोर्ड कैनोला होगा और 20 ml नॉर्मल सलाइन का बोलस उसके साथ लगेगा। 3-वे एक्सटेंशन हम इंटैक्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें इंटैक्ट करके फिर उसके बाद रैपिड पुश करेंगे और फिर रेज द आर्म करेंगे। ये एडिनोसिन का प्रॉपर प्रोटोकॉल है। अगर एडिनोसिन का आपने प्रोटोकॉल ना फॉलो किया तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपने ड्रग पुश कर दिया लेकिन यह कि उसकी एफिकेसी मेंटेन नहीं रही है, जिसकी वजह से कार्डियोवर्जन नहीं होगा। इसलिए आपने एफिकेसी ऑफ ड्रग का भी ख्याल रखना होता है कि आपकी जो ड्रग है उसकी एफिकेसी मेंटेन है, वो अंदर जाके वो केमिकल रिएक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एक ड्रग का जो केमिकल रिएक्शन ही नहीं है तो वो अंदर जाकर फिर क्या करेगी, वो तो वाटर है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। हम डिस्कस कर रहे थे सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया को। अच्छा नाजरीन, आगे मैं चलता हूँ कि मोनोमॉर्फिक टैकीकार्डिया क्या है। मोनोमॉर्फिक टैकीकार्डिया ये है कि वाइड QRS कम्प्लेक्स हैं, ठीक है। इसमें भी हार्ट रेट इंटैक्ट होता है पेशेंट का और पेशेंट इस पर भी स्टेबल या अनस्टेबल है इसका डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो वाइड QRS कम्प्लेक्स हैं वहाँ ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास एमिड्रोन है। जो नैरो कम्प्लेक्सिस टैकीकार्डिया था वहाँ ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास एडिनोसिन थी, यहाँ ड्रग ऑफ चॉइस जो है ना वो एमिड्रोन है,
ठीक है। अगर पेशेंट जो वाइड QRS कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0.12 सेकेंड से ग्रेटर है, इसका जो डेप्थ है, अगर ये इतनी ज़्यादा होगी डेप्थ, तो फिर क्या होगा कि वाइड QRS कम्प्लेक्स मोनोमॉर्फिक टैकीकार्डिया हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया इज टाइप ऑफ मोनोमॉर्फिक, बट इसमें रिदम रेगुलर नहीं है। आपने देखा होगा कुछ छोटे कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं और कुछ बड़े बन रहे हैं, ये पॉलीमॉर्फिक है, यानी कि एक से ज़्यादा दफ़ा रिदम चेंज हो रहा है। इसमें भी अगर पल्स होंगे, इसमें जो उसका क्राइटेरिया है कि इसमें हमने सिंक्रोनाइज्ड कैसे करना है, तो इसको हमेशा जो है ना वो डिफिब्रिलेशन करनी है। उसकी वजह है कि ये रिदम जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड रिदम नहीं है, ये एक रेगुलर रिदम नहीं है, इर्रेगुलर रिदम है। आगे नाज़रीन चलते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि पेशेंट को असेस करना है, क्लिनिकल कंडीशन देखनी है, ठीक है। पेशेंट का हार्ट रेट अगर मोर देन 150 है तो फिर हमने आइडेंटिफाई एंड ट्रीट अंडरलाइन द काज, अंडरलाइन काज को ट्रीट करना है, ठीक है। मेंटेन पेशेंट एयरवे करना है, असिस्ट ब्रेथ एंड नेसेसरी ऑक्सीजन, अगर हाइपोक्सिक है तो उसको ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। कार्डियक मॉनिटर टू आइडेंटिफाई रिदम, मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीमेट्री, ये सारे डिवाइसेस लगानी है। यानी कि एक ट्राइएंगल है कि सबसे पहले मेरे पास पेशेंट आया, मैंने उसकी वाइटल मॉनिटरिंग की है, वाइटल मॉनिटरिंग के साथ ही मैंने उसको ऑक्सीजन डिवाइसेस अटैच किए हैं, ऑक्सीजन के साथ मैंने साथ ही उसका ब्लड प्रेशर वगैरह ये वो SpO2 सैचुरेशन प्रॉब्स लगाए हैं, ठीक है, सारा मॉनिटर पर आया। फिर साथ ही मैंने उसकी जो है ना ECG लीड ले ली है, ECG की 12 लीड्स ली हैं, ठीक है। ECG की लीड्स लेने के बाद जो है ना फिर ECG हमें बता देगी कि हमारा पेशेंट जो है ना ACLS के कौन से एल्गोरिदम को में प्रेजेंट हो रहा है। फिर जिस एल्गोरिदम में ये पेशेंट प्रेजेंट होगा, उसी एल्गोरिदम की जो ट्रीटमेंट है उसको फॉलो किया जाएगा। उसी की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन 2020 से, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं कि परसिस्टेंट टैकीकार्डिया जो होगा, टैकीआरिथमियाज जो होंगे वो क्या काज करेंगे, हाइपोटेंशन काज करेंगे, एक्यूट अल्टर्ड मेंटल स्टेटस काज करेंगे, साइन ऑफ शॉक होगा पेशेंट को, उसके बाद इस्कीमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाएगी, उसकी चेस्ट जो है ना वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा। उसके बाद एक्यूट हार्ट फेलियर की पिक्चर हमारे पास आएगी, क्योंकि जब टैकीआरिथमियाज चल रहे होंगे तो क्या होगा कि वेंट्रिकल एट्रियम और वेंट्रिकल की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से पेशेंट जो है ना वो पेशेंट का जो कार्डियक आउटपुट है, जो पैथोफिजियोलॉजी है वो बता रहा हूँ, पेशेंट का जो कार्डियक आउटपुट है वो कंप्रोमाइज़ होगा, वो डिक्रीज़ होगा। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो पेशेंट हाइपॉक्सिक होगा, पेशेंट का एक्यूट अल्टर्ड मेंटल स्टेटस में पेशेंट चला जाएगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। फिर क्या होगा, अगर वाइड QRS 0.12 सेकेंड से हैं तो फिर हम उसकी IV लाइन लेनी है, ठीक है, 12 लीड ECG लेनी है, कंसीडर एडिनोसिन है ओनली, रेगुलर एंड मोनोमॉर्फिक, कंसीडर एंटी एरिथमियाज इन्फ्यूजन, कंसीडर एक्सपर्ट कंसल्टेशन। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी हमने एक्सपर्ट कंसल्टेशन लेनी है। लेकिन अगर पेशेंट हमारा स्टेबल है, उसको टैकीआरिथमियाज चल रहे हैं, ठीक है, हार्ट रेट 150 तक है, तो फिर आपने कुछ नहीं करना है, फिर आपने एक्सपर्ट कंसल्टेशन लेनी है कार्डियोलॉजिस्ट से, ठीक है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो देन वी आर गोइंग फॉर कार्डियोवर्जन, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि IV लाइन हमने लेनी है, ठीक है, और एडिनोसिन और बीटा ब्लॉकर, यानी कि इसमें हम A B C D करेंगे। A फॉर एडिनोसिन, A फॉर एमिड्रोन, B फॉर बीटा ब्लॉकर, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, D फॉर डिफिब्रिलेशन। अगर मेडिसिन से कार्डियोवर्जन नहीं होता है तो फिर हम इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन की तरफ जाएंगे। तो ये था आज के टैकीआरिथमिया का जो चैप्टर था। तो नाज़रीन, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।